इम्पोर्टेंस है। अब बात करते हैं शब्द शक्ति की। शब्द शक्ति, शब्द की कोई शक्ति होगी। कैसी शक्ति? जो अर्थ को बाहर निकाल कर फूट कर फेंकती है, तो वो शक्ति कैसी होती है? शब्द शक्तियों के बारे में 3 शब्द शक्तियां बताई गई, अभिधा, लक्षण और व्यंजन। सामान्य तौर पर एक शब्द में एक अर्थ होना चाहिए। अगर एक शब्द में एक अर्थ अगर होता है तो वहां शब्द शक्ति हो जाती है कौन सी? अभिधा। लेकिन कई बार एक शब्द में 2 अर्थ हो तो वो हो जाती है लक्षण, और एक शब्द में 2 से अधिक तीसरा अर्थ हो तो वहां हो जाती है क्या? व्यंजन। ये वैसे ही है जैसे आप मैथ्स में 2 देखते हैं, 2 लिखा हुआ, एक सिंपल 2 है, एक 2 का स्क्वायर है, एक 2 का क्यूब है। हम इसको रेज टू पावर कहते हैं। पावर नहीं शक्ति, ये 2 की शक्ति है, ये 2 की शक्ति है। तो इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी और इसकी और ज़्यादा होगी। ठीक ऐसे ही कोई शब्द हिंदी में ऐसा है जिसका एक शब्द का एक ही अर्थ है, किसी के 2 अर्थ हैं, किसी में 3 अर्थ प्रकट करने की शक्ति है। इस आधार पर 3 शक्तियां हुई, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। किताबी भाषा में बात करूं तो अभिधा कौन सी है? मुख्यार्थ का बोध कराने वाली, मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली। अगर मैं लिख दूं कि गधा घास चर रहा है, तो ये जो गधा है या ये जो घास है, ये शब्द एक ही मीनिंग दे रहे हैं। इसका मतलब डोंकी, इसका मतलब ग्रास, मुख्य अर्थ का बोध करा रहे हैं। लेकिन कहीं लिखा हो गधे चुप रहे, तो यहाँ जो गधा है वो डोंकी जो एक मुख्यार्थ था उससे हमारा मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, तो इससे आगे अर्थ की ओर जाना पड़ेगा जिसका मीनिंग क्या है? मूर्ख। तब जाके मीनिंग समझ आएगा। यानी लक्षणा में क्या होता है? मुख्यार्थ में बाधा आने पर लक्ष्यार्थ काम करता है, लक्ष्यार्थ काम करता है। अगर मैं ये जान लेता खाली मुख्यार्थ से कि डोंकी चुप रहे, तो मीनिंग नहीं निकल रहा, इसलिए बाधा आ रही है अर्थ में, अर्थग्रहण में, तब मुझे जाना पड़ेगा उसके लक्ष्यार्थ की ओर। छोटे बच्चे जब शुरू में सीखते हैं उन्हें मुख्यार्थ अभिधा के माध्यम से ही समझाया जाता है। अगर किसी बच्चे को किसी टीचर ने उत्तेजना में बोल दिया अबे गधे चुप रहे, तो बच्चा 4 बार सोचता रहेगा कि मुझे गधा क्यों कहा, क्योंकि गधा तो एक जानवर होता है, मैंने उसका चित्र देखा है, तो शीशे में शक्ल देखेगा, क्योंकि वो मुख्यार्थ से लक्ष्यार्थ की ओर नहीं पहुंच पा। जब आप कविता समझने की कोशिश करते हैं वहां पे भी यही दिक्कत आती है, आप उन प्रतीकों के मुख्यार्थ को तो समझ लेते हैं लेकिन उसके लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ को नहीं पहुंच पाते, इसलिए कवि का आस्वादन या कविता का आस्वादन नहीं कर पाते। ठीक है, ठीक ऐसे ही व्यंग्यार्थ है, व्यंजना है। जब लक्ष्यार्थ से काम नहीं बनता तब वो व्यंग्यार्थ की ओर पहुंचता है, तब वो व्यंग्यार्थ की स्थिति में आता है। तो आपसे एक तो क्वेश्चन कर सकता है शब्द शक्ति कितनी है, तो आप बताइए 3 है। आपको कोई शब्द देकर पूछ सकता है, आपको कोई पंक्ति देकर पूछ सकता है कौन सी शब्द शक्ति है, तो एक बार जरा उस दृष्टि से भी से समझ लें। जैसे अभी हमने देखा राम घर गया, तो इसका एक ही मीनिंग है। लेकिन अगर कहीं आ जाए जैसे अभी हमने पढ़ा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, तो इसमें एक अर्थ तो आ रहा है खजूर के पेड़ का,
खजूर के पेड़ का मुख्यार्थ। लेकिन उससे काम चल रहा है क्या? क्या कभी हमें ये बताना चाहता है कि खजूर के पेड़ के नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो यूजलेस है? कि आम के पेड़ के नीचे बैठना, फल भी खाना, छाया भी खाना ना, उसका मकसद तो ये है नहीं मुख्यार्थ। उसका मुख्यार्थ के अलावा एक और अर्थ है जो असली अर्थ है व्यक्ति के बड़प्पन की बात। तो व्यक्ति के बड़प्पन का अर्थ उसको चाहिए कि वो सब समझे, तब उसका अर्थ पूरा हो रहा है। तो दोहे में क्या है? लक्ष्यार्थ है, लक्षणा शब्द शक्ति है। अगर खाली ये होता तो खाली यही रहता। अब इस दो से ज्यादा तीसरा अर्थ भी आ जाता है कई बार। जैसे आपने पढ़ा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब यहाँ एक अर्थ पानी का है, जल का, जो क्या है? मुख्यार्थ है। समझा रहे पानी की बात। और दूसरा इसमें लक्ष्यार्थ है। जो पानी का अर्थ क्या है? उस मोती की चमक, कांति से, मोती की वैल्यू। और जो इन सबसे परे जो समझाना चाह रहे हैं व्यंजना के माध्यम से, वो पानी का अर्थ क्या है? प्रतिष्ठा। जब तक ये अर्थ नहीं समझेंगे, रहीम का कथन का अर्थ आप तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए व्यंजना का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है? इसलिए कविता का अर्थ भी आना चाहिए। केवल मुख्यार्थ आपको पता लग रहा है, लक्ष्यार्थ नहीं पता लग रहा तो आंसर नहीं दे सकते, और लक्ष्यार्थ से आगे व्यंग्यार्थ को पकड़ना भी और मुश्किल हो जाता है। ठीक है? तो इसलिए जहाँ दो से ज़्यादा तीसरा विशिष्ट अर्थ हो, वहाँ पर ये नहीं बताना चाह रहे कि वही आटे में जल मिलेगा तो ये आटा बनेगा। ये तो हम सबको मालूम है, ये तो मुख्य अर्थ है। मोती वाली बात भी कुछ लोग जानते हैं, ये सेकेंडरी अर्थ है। सबको मोती के कांति के बारे में नहीं समझाना चाह रहे। सब मोती को पहनने वाले नहीं है, खरीदार नहीं है, बेचने वाले नहीं है। लेकिन ये जो बताना चाह रहे हैं विशिष्ट अर्थ की व्यक्ति को अपनी इज्जत बनाए रखनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये विशिष्ट अर्थ, जिसे क्या नाम दिया गया? व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से प्रकट हुआ अर्थ, व्यंग्यार्थ। ठीक है? तो तीनों परीक्षा में आपके पास इस तरीके से तीनों उदाहरणों के द्वारा भी आपसे पूछ सकता है। अब बात करते हैं, ये जो तीनों शब्द शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये शब्द शक्तियां किसी शब्द में होंगी और ये कोई ना कोई अर्थ भी व्यक्त करती हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति जिस शब्द में होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाचक शब्द। क्या कहते हैं? वाचक शब्द। और उस वाचक शब्द से, उस अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा जो अर्थ व्यक्त होता है उसे कहते हैं क्या? वाच्यार्थ, या इसका दूसरा नाम है क्या? मुख्यार्थ। ठीक है? ऐसे ही लक्षणा शब्द शक्ति जिस शब्द में होती है उस शब्द को कहते हैं लक्षक शब्द, और उससे जो अर्थ व्यक्त होता है उसे कहते हैं लक्ष्यार्थ। ऐसी व्यंजना शब्द शक्ति जिस शब्द में होगी उसे कहते हैं व्यंजक शब्द, और उसमें जो शब्द शक्ति होगी जो उसमें अर्थ होगा उसे क्या कहेंगे? व्यंग्यार्थ। इसी का दूसरा नाम है प्रतीयमान अर्थ। इसी का तीसरा नाम है रमणीयार्थ। इसी का चौथा नाम है ध्वन्यार्थ। ये कई नामों से पुकारा जाता है। इसलिए काव्य में ध्वनि की बात की गई, क्योंकि ध्वनि को पकड़ना या ध्वनि को काव्य में उतारना आसान काम नहीं है। इसलिए जो कवि ध्वनि का काव्य लिखता है, यानी व्यंग्य वाला काव्य लिखता है, व्यंग्य प्रधान, व्यंजना प्रधान, वही कवि श्रेष्ठ माना जाता है। काव्य के क्षेत्र में कला कौशल उसमें माना जाता है, और वही पाठक भी श्रेष्ठ माना जाएगा जो उस ध्वन्यार्थ को पकड़ने की ताकत रखता है।
इसी को रमणीयार्थ कहा गया, इसी को प्रतीयमान अर्थ कहा गया, इसी को व्यंग्यार्थ कहा गया। सब चीजें एक ही है। पेपर में पूछ सकता है व्यंजना शब्द शक्ति में कौन सा अर्थ नहीं होता, ये चारों होंगे और एक नाम यहाँ से कोई डाल रखा हो, कैसे भी आपसे पूछ सकता है। तो सबसे अच्छी कौन सी हुई? व्यंजना हुई वास्तव में तो, क्योंकि ऐसा अर्थ भरने की ताकत और ऐसा समझने की ताकत वाला काव्य श्रेष्ठ काव्य होगा। लेकिन देव, जो अभी हमने जिसकी बात की थी, देव कवि के अनुसार अभिधा उत्तम काव्य है। उन्होंने कहा अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन ताते अधम व्यंजना उल्टी कहत नवीन। रीतिकाल जो कला काल है, चमत्कार का काल है, ऐसे में हर कवि बड़े बड़े कौशल और कला के माध्यम से अपनी बात को रख रहा था और वहाँ अभिधा की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। अगर सामान्य कथन है तो काव्य कहाँ है? सामान्य कथन को काव्य नहीं कहा गया, ऐसा प्रचलन था। लक्षणा वाला काव्य होगा और व्यंजना वाला सबसे श्रेष्ठ काव्य होगा। ऐसे ही रीतिकाल में देव जैसे बड़े आचार्य कवि ने उल्टी बात कही और कहा कि अभिधा सबसे बेस्ट काव्य है और सेकेंडरी है लक्षणा वाला और सबसे घटिया है व्यंजना। और सारे नवीन नए कवि हमारे जो है रीतिकाल के उल्टी बात कहते हैं कि व्यंजना श्रेष्ठ है, लक्षणा सेकेंडरी है और अभिधा घटिया काव्य है। लेकिन देव का कथन क्यों सही है, ये भी जानना जरूरी है। कविता का गुण क्या है कि कविता एक झटके में भाव से उभरती है और बाहर निकलती है और भाव श्रोता तक पहुंचकर तुरंत एकदम से उससे जुड़ जाना चाहिए। अभिधा में यही होगा। मैंने जो कहा एक अर्थ में आपने सुना और आपके अर्थ समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं व्यंजना को लेके चलूँ तो पहले तो मैं उसे बैठाऊंगा व्यंजना को प्रतीकों के वादी के माध्यम से, उपमानों के माध्यम से, और फिर आप उस कविता को पढ़ेंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे, समझ आएगा नहीं, फिर कहेंगे क्या बकवास कविता है। फिर कोई समझा दे जद्दोजहद से उसका मीनिंग, तब जाके कहेंगे अच्छा ये कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। जैसे मुक्तिबोध की कविता आप अंधेरे में है, प्रतीकात्मक कविता है, किसी के समझ नहीं आती। अंधेरे में जैसी ढेरों कविता है, रीतिकाल की ही कविता नहीं समझ आती कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें व्यंजना इतनी भरी पड़ी है। कविता तो वो अच्छी है जो एक आह या एक वाह वाली हो, सुनते ही आह निकले या वाह निकले, अभिधा परक। तो देव का कथन अपने आप में क्या है, सही है कि अभिधा ही उत्तम काव्य है। ठीक है, तो शब्द शक्ति की चर्चा खूब होती रही है पेपरों में, लेकिन उसके शब्द या अर्थ की चर्चा नहीं हुई है, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। आगे भी ये शब्द पेपर में आएंगे। हिंदी में एक ही कवि है जिसका काव्य ध्वनि काव्य है, यानी उसने व्यंजना को बहुत आधार बनाया है। तो वो कौन है? उसका नाम है बिहारी लाल। इसलिए बिहारी के एक दोहे में गहन अर्थ भरे पड़े हैं। क्यों? उनकी व्याख्या करने के बाद ही उसके वाच्यार्थ से आगे लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ तक आप पहुंचेंगे, तब जाकर उसका आनंद ले सकते हैं। इसलिए कवि केवल बिहारी जाकर सुनाते नहीं थे दोहा, और दोहा सुनाते ही कवि को समझ नहीं आता था, उसको समझाया भी जाता होगा, तब जाकर कवि को खुशी होता था, अच्छा इतनी गहरी बात की। और कवि ऐसे नहीं थे रीति मुक्त कवि, वो तो जो मन में आया वो बोल दिया, आनंद आ गया उसको। ठीक है, तो ध्यान रखना, ध्वनि काव्य, बिहारी का काव्य ध्वनि काव्य है। तो ये हमने शब्द शक्ति की बात की। एक और टॉपिक प्रतीक को ले लेते हैं, रस को हम शाम को ले लेंगे क्लास में। ये छोटे छोटे टॉपिक हो जाएंगे क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है, खिचड़ी नहीं पकानी, इनकी पचा लेना है आपने इसे। प्रतीक की बात कर रहे हैं।